नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, प्रधानमंत्री जी कल देश के सामने आ गए। उन्होंने कहा, हालांकि जब वो अनाउंस करते हैं कि इतने बजे संबोधित करेंगे, मुझे लगता है कि देश में बहुतायत संख्या में ऐसे लोग हैं जिनकी जो डर जाते हैं, सांसें तो उनकी थमी जाती हैं कि अरे बाप रे आज क्या कुछ हो जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आ जाए तो कहें कि आज के बाद ये जो है फलानी चीज बस रात 12 बजे के बाद लीगल टेंडर नहीं रहेगी। खैर, इस बार जब आए तो उन्होंने उनके हिसाब से एक बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। वो तोहफा जिसका उन्होंने ऐलान किया था वो दे दिया देश को। तमाम चीजें देश में सस्ती हो गई। अब वो कह रहे हैं कि जीएसटी में जो बड़ी छूट मिली है तो आप बचत उत्सव मनाइए, स्वदेशी खरीदिए। ठीक है, खरीदेंगे स्वदेशी। एक चीज, और सर जब मोदी जी ने ये बात कही तो विपक्ष कहां पीछे रहने वाला, वो पूरे सबूत के साथ एक एक झूठ का सच लेकर के आ गया। वो बताने ये लग गया है कि कैसे मोदी जी ने जीएसटी लगाया, जीएसटी लगा करके चीजों के दाम बढ़ाए। अब वो दाम जो है वो 10 रुपए बढ़ाए और आज छूट देकर के 5 रुपए कम कर दिए। ये खेल चल रहा है। दूसरी तरफ एक बड़ी खबर ये भी है मार्केट में, जो कहीं से भी पुष्ट हो सकती है। किसी कोई भी व्यक्ति जाए दुकानदार से बात करे, वो जो रेगुलर जिस मेडिसिन की शॉप से मेडिसिन लेता होगा उससे बात कर ले, जिस किराने की दुकान से किराने का सामान लेता होगा उनसे बात कर ले। खबर यह है कि जीएसटी को कम करने से पहले ही इन चीजों के दाम बढ़ा दिए गए हैं, ताकि जीएसटी के बाद जब नया स्लैब आए तो कीमतों पे कोई असर न पड़े, मुनाफे पे असर न पड़े। कीमत पे भले ही थोड़ा बहुत कम हो लेकिन मुनाफा पूरा पूरा मिलता रहे। और ये सब कुछ सरकार के संज्ञान में होने के बावजूद भी हो गया। इसका जिक्र मोदी जी ने कहीं नहीं किया। तो ये जो बजट, ये जो बचत उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं, विपक्ष पूरा एक्सपोज कर रहा है। देश के लोग क्या करें, बचत उत्सव मनाएं कि ना मनाएं, जरा आपसे ये समझ लें। राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो भगत लोग हैं वो तो पिछले 11.25 साल से ही विश्व गुरु बनने का उत्सव मना रहे हैं। जो आप और मेरे जैसे जो लोग हैं, जो कम बुद्धि के तमाम लोग हैं हमारे जैसे, उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि पिछली लूट का जो भुक्तभोगी था वो व्यक्ति अब इस छूट का उत्सव कैसे मनाएगा। जो पिछले 2017 से लेके आज तक जब जीएसटी 1 लाए थे, रात को 12 बजे वो घंटे बज रहे थे और तमाम चीजें, तो वो ऐतिहासिक था, वो मास्टर स्ट्रोक था। अब 8 साल बाद जब सारी लंका लुट गई, सब कुछ सारा, सबकी जेब खाली होगी, सबका बेड़ा गर्क, हर इंडस्ट्री सारी की सारी तबाह होगी, तो अब आकर के छूट का उत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो मोदी जी ने लूट का दुकान चला करके छूट का काउंटर खोला है, इसकी हकीकत क्या है। 8 साल के अंदर जो जिस दौरान ये जीएसटी 1 लागू रहा, उस समय 55 लाख करोड़ रुपया जीएसटी के नाम पर देश की भोली भाली जनता से वसूला गया। और आप जानकर स्तब्ध रह जाएंगे कि इसका 85% हिस्सा देश के सबसे गरीब 90% लोगों से लिया गया। 85% हिस्सा, 90% सबसे गरीब। हालांकि सरकार गरीबों की है, वो आपको पता होगा, जिस तरीके से मोदी दावे करते हैं। लेकिन इस जीएसटी की आड़ में क्या क्या बर्बाद हो गया, क्या क्या चीजें हो गई, वो मोदी जी को कभी समझ में ना आती अगर जो भगतों के ताऊ हैं ट्रंप साहब, वो टैरिफ ना ठोकते भारत के ऊपर 50%। ये उसके दबाव के अंदर जो पहले बेसिकली देखिए आप क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से लेकर के हर चीज बिल्कुल अपने लो पे आ चुकी है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट का देख लीजिए, शेयर बाजार जिस तरीके से पैसा जा रहा है, हर चीज के अंदर जो रुपए की कीमत जहां पर पहुंच गई, डॉलर 11% गिर गया है। सब करेंसी की तुलना में डॉलर कमजोर हुआ कि, लेकिन भारत की करेंसी ऐसी है जिसकी तुलना में वो आज भी मजबूत है, आज भी 88 रुपया प्लस है वो। तो ये जो मोदी जी की दूरदर्शी नीतियां हैं, उद्योग समर्थक नीतियां, जो पूंजीपति हैं, जो चंद उनके मित्र, उनके पक्ष की जो नीतियां हैं, उसका एक ये परिणाम है। 55 लाख करोड़ वसूल करके, और जिस दिन ये पहली घोषणा की थी, आपको याद हो, लाल किले से, उस दिन सारा कैलकुलेट करके बताया गया था कि केवल और केवल 48,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। उस दिन बताया था। कल मोदी जी को लगा कि यार ये स्केल ठीक नहीं है। मोदी जी ने 15 अगस्त को कहा 48,000 करोड़। कल उन्होंने इसको बढ़ा के 2.5 लाख करोड़ कर दिया। और वो 2.5 लाख करोड़ कैसे किया कि 2,02,000 करोड़ रुपया जो कथित तौर पर इनकम टैक्स से राहत मिलनी है, जो 12 लाख रुपए जो स्केल बढ़ाया, स्लैब बढ़ाया कि 12 लाख तक कोई इनकम नहीं। और अगर आपकी इनकम 12,100,000 है तो आपके ऊपर सब कुछ लागू। ये भी ध्यान रखिएगा, 12 लाख तक वाले को वो जीरो है, वो भी इस साल से लागू होगा। अभी हुआ नहीं है, वो होना है। तो मोदी जी तो भविष्य के हिसाब से खेलते हैं ना, कि जो भविष्य का जो था, जब जीएसटी लगाई तब थोड़ी बताया था कि 55 लाख करोड़ लूट के मैं तुम्हें 48 लाख की छूट दूंगा। आपको एक राजेश खन्ना की मूवी याद होगी, जिसमें उनके पास तमाम उद्योगपति होटल वाले आते हैं, वो बड़ी वायरल था। और वो आके कहते हैं कि साहब हमारी रोटी का ये रेट है, फला होटल वाले फला। तो वो कहते नहीं नहीं, और रेट नहीं बढ़ाना, ये
तो कहते हैं साहब हम आपको चंदा दे देंगे। फिर चंदे की बोली लगती है, और जब चंदे की बोली एक थ्रेश होल्ड पे पहुंचती है तो फिर राजेश खन्ना कहते हैं बतौर मुख्यमंत्री उसको कि आप क्या रेट करना चाहते हो? कहते 5 रुपए। उन्होंने कहा नहीं 10 रुपए करो। तो वो सारे व्यापारी सदमे में आ गए। उन्होंने कहा कि साहब लोग जूते मारेंगे आपको भी। कहते नहीं नहीं मारेंगे, 10 करो, कुछ देर चलने दो, शोर करेंगे, फिर 7.5 घंटे में। तो 5 रुपए की चीज पहले 10 की करवाई, 7.5। और जो आपने बताया वो तो और भी अद्भुत चीज है। ये केवल इतना नहीं कि रेट बढ़ा दिए गए हैं वो सारा तय मान करके चाहिए। मोदी जी कभी भी अपने जो पूंजी पोषक है अपने इकोसिस्टम के, उनके इंटरेस्ट के खिलाफ कभी कोई काम नहीं कर सकता। इसको करने के दो तरीके होते हैं। एक, जैसा आपने बताया कि रेट पहले ही बढ़ा दो और इतने बढ़ा दो कि समझ में ही ना आए। उसके बाद हल्का सा जो कल किया है कि इतना रियायत कर दो। इसका एक दूसरा चक्कर भी है कि अगर कोई चीज, मान लीजिए आपने पार्ले का एक बिस्किट लिया, उसका 100 ग्राम का वेट है, वो 5 रुपए का आता है, तो उसका 5 रुपए रखने के लिए आप उसको 450, 4.5 उसको वो करवा देंगे। उसका जो वेट है वो 10% कम करवा देंगे। तो उसमें सारा खेल हो गया। आपको बता देंगे बात, बिस्किट का साइज छोटा हो जाएगा, बिस्किट की संख्या कम हो जाएगी। और आप कभी ऑब्जर्व भी कीजिएगा, आज से 4 साल पहले पार्ले का पैकेट कैसा था और आज कैसा। तो मोदी जी का जो ये मॉडल है लूट और उसके उसके बाद लंबी लूट के बाद छोटी सी छूट का, थोड़ा सा का एग्जाम्पल देखिएगा। जब मोदी जी 2014 में आए थे, उस समय जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था उसका हमारे जीडीपी में शेयर 15.3% था 2014 में। आज की तारीख में वो घट के 12.6% रह गया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। जब मोदी जी आए थे तो जो फैक्ट्रियां हैं उनमें जो ठेके वाली लेबर होती है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर जिसको आप बोलते हैं, वो केवल 5% हुआ करती है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे राम प्रकाश जी, वो आज 40% हो गई। 5% से 40%, यानी कि रेगुलर कर्मचारी छोड़े ही नहीं, सब ठेके पे हायर एंड फायर। और इस उसके बावजूद भी मोदी जी को क्या पसंद है, कल फिर स्वदेशी का नारा फेंक दिया। बेसिकली अगर आप देखेंगे 12 साल 11.5 साल जो भी इनका कार्यकाल है, इसमें 2.5 करोड़ से ज्यादा नौकरियां चली गई। इनमें से 82% उसी एमएसएमई में पैदा होती थी जिसे मोदी की नोटबंदी ने खत्म किया। मत भूलिएगा इसको, ये किसी वक्त को याद नहीं और वो याद आने भी नहीं। भारत में जो मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ 7.85 से 3.1% पे आ गई है इन 11.5 सालों में। 7.85 से 3.1, और जीडीपी में उसका कंट्रीब्यूशन। मेक इन इंडिया का जुमला विदेश को लुभाने के लिए था, अब वो भी फेल हो गया। सारे विदेशी निवेशक जाते रहे, निवेशक पहले चले गए। तो बेसिकली क्या है मोदी जी का, आप पॉलिसी देखिए, बीते 11.5 साल में मोदी जी ने 27 से ज्यादा पब्लिक सेक्टर्स को अपने पूंजीपति दोस्तों को बेचा है। जो कौन दोस्त है वही वो लोग हैं जो बैंकों का लोन भी हड़प गए। बैंकों में पैसा किसका है, मेरा नाम। चौतरफा लूट। इन 11.5 सालों में उद्योगपतियों को कितनी रियायत दी गई है फ्रॉम नोवेयर, कि आपका चलो राइट ऑफ कर दिया, फला कर दिया, ये कर दिया। निर्मला ताई बड़े शान से बताती है उसमें कौन उद्योगपति के, उससे नाम से नहीं बताती, कुल मिला के बताती। और मेरे को और आपको 55 लाख लूट करके 48,000 करोड़ का कथित तौर पर छूट दे दी गई, और उसको 2.5 लाख करोड़ बताया जा रहा है। एक बार साथ में वो भी बता देते कि पूंजीपतियों को कितने लुटाए हैं पिछले 11.5 साल में, तब आम आदमी को समझ में आएगा ना। पूंजीपति तो 10, उनको 25 लाख करोड़ माफ, और आपसे 8 साल में लूट करके 55 लाख करोड़, आपको 48,000 करोड़ रुपए की कथित तौर पर रियायत। ये है मोदी जी की छूट का मॉडल, जो किसी को भी समझ में नहीं आएगा। बेसिकली आपको देखना ये पड़ेगा कि मोदी सत्ता ने इन 10 सालों में किया क्या। अगर आप उसको देखेंगे, आप कैग की रिपोर्ट बता रही है कि 10 साल के अंदर राज्यों का कर्जा 69 लाख करोड़ को पार कर गया। 69 लाख करोड़। उसका कारण क्या है, 12 साल में जो जीएसटी लूटी है 57 लाख करोड़ रुपए के आसपास आया है, उसमें अब कुछ अंश का उत्सव मनाने की बात कर रही है। इसमें से 45% जो ये लूट थी, ये तो खुद मोदी सत्ता के पास दिल्ली में ही रहेगी, राज्यों को तो उसका हिस्सा मिला ही नहीं, उनको तो अपने भरोसे छोड़ दिया। और जो भी जीएसटी का हिस्सा मांगे उसको क्या कह रहे थे, तुम बैंक से लोन ले लो, हमारे भी को लोन देते। जो मेरा वाजिब हिस्सा था वो भी आप मुझे नहीं दे रहे, तो मुझे क्या कह रहे कि आप आरबीआई के पास लोन तो मेरे ही नाम खड़ा रहेगा, यानी कि मेरा हिस्सा आपने मार लिया और मेरे ऊपर फिर लोन, तो मैं और कर्ज में डूब जाऊंगा। अकेला पंजाब अगर आप देखेंगे इस समय, वहां की जो इकोनॉमी है 40% से ज्यादा कर्ज के अंदर डूबी हुई पंजाब की, और कोई ऐसा स्टेट नहीं है जो इससे बाहर। बेसिकली 20 से 25% हिस्सा ही पूरे देश के जो स्टेट्स हैं उनका केवल पूंजीगत खर्च हो रहा है, जो डेवलपमेंट के ऊपर। बाकी सारे का सारा सैलरी पेंशन मुफ्त की योजना है हर जगह।
और अब तो आपने बिहार का भी सुन लिया कि चुनाव से पहले हर महिला के खाते में 10-10 हजार रुपए डालने की तैयारी है। वही लाड़की बहना योजना, 10 हजार वो डाल दोगे मुफ्त का, वो पैसा किसका है? मेरा और आपका है। 10-10 हजार रुपए डाल के खाते में, उसके बाद SIR की आड़ में जो कुछ खेल था वो हो ही चुका है, और फिर महाराष्ट्र की तरह कह देंगे कि साहब देखिए तो हमारा डंका बच गया। तो ये बेसिकली जब बिहार का कोई भी मामला काबू नहीं आ रहा, टैरिफ जो मोदी मोदी के ऊपर जो लगाया भारत के ऊपर, उसको दोस्ती का टैरिफ कहिए, ट्रम्प टैरिफ है वो, जो मोदी की उनकी मैग्निफिसेंट मैन की पॉलिटिक्स है ना, डिप्लोमेसी, ये उसका परिणाम है। क्योंकि मोदी इस बात को स्वीकार थोड़ी करेंगे, उनको तो अपना डंका बजाना था। अब लेकिन देश के लोग अब इस बात को समझने लगे हैं कि बिहार का चुनाव आ रहा था और ये सारी स्थितियां क्यों हो रही है कि बिहार में पैर रखने की जगह नहीं। मुझे आप एक छोटी सी बात आइएगा, जो कल मोदी जी ने कहा उसमें से ऐसी कौन सी बात थी जो 15 अगस्त को लाल किले पर नहीं कह चुके? याद कीजिए, ये सारी जो छूट का मामला था ये तो आप वहां कह चुके थे, GST। कल क्या किया है? कल केवल उसको दोबारा से याद दिलाया है। बीच में आपने देखा होगा 15 अगस्त से अब तक हर जगह हर भाषण के अंदर उन्होंने इन सब बातों का जिक्र किया। नवरात्रा पे ये हो जाएगा, नवरात्रा पे वो जाएगा, कहा ना। नया क्या जोड़ दिया उसके अंदर जो आपको दोबारा राष्ट्र के नाम से बोलना करना पड़ा? सिंपल सी बात है कि लोगों का ध्यान भटकाए रखना और ये दिखाना है कि मैं देखिए आपके लिए काम कर रहा हूँ। हकीकत नहीं, ये है कि काम वो उनके लिए कर रहे हैं जो उनके फाइनेंशियल है ना, दोनों काम उनके लिए कर रहे हैं, दिखा मेरे और आपके लिए रहे हैं। इतनी सी सर बात। कारपोरेट वाला तो समझ में आ गया, विपक्ष तमाम बातें कह ही रहा है। एक चीज और बताइए, सोशल मीडिया पर भी लोग जो है डेटा शेयर कर रहे हैं, स्क्रीन पे दिखवा भी दूंगा मैं। अब सवाल ये उठता है कि वो ये कह रहे हैं कि भाई 28 वाले को आपने 18% कर दिया, तो अभी तक ये जो 10% आप खींच रहे थे लोगों की जेब से, जो सीधे अभी जो आपने आंकड़ा दिया कि 90% लोग जो गरीब जनता है देश की, उससे आप वसूली कर रहे थे। अब उस पर तो मोदी जी ने कुछ बोला नहीं कि उसकी भरपाई कैसे होगी क्या? जिस तरीके से वो कोविड में फंड बना था, प्रधानमंत्री केयर फंड, उसका हिसाब आज तक नहीं मिला। तो GST का 10% भी ये गया, आपने वसूल लिया, जेब भर दिए, कारपोरेट के कर्जे माफ कर दिए, अडानी साहब को तमाम उद्योग सौंप दिए, अंबानी साहब को उद्योग आपने बढ़वा ही दिया, जमीन दे ही रहे हैं महाराष्ट्र में, कहां कहां क्या क्या सब अडानी साहब को बिहार में दे ही रहे हैं 1 रुपए पे जमीन। तो ये जो 10% का हिसाब है, ये सब उसमें खप गया या अभी कुछ बाकी है, कुछ देश के लोगों को भी मिलेगा? नहीं नहीं, उसको तो आप स्वीकार करके मोदी का डंका बजा चुके हो ना साहब। 2017 से लेके 2025 तक मोदी जी उस डकैती में, लूट नहीं कहता उसको, उस जेब पे डकैती के बावजूद चुनाव जीतते आए ना। चाहे वो राजीव कुमार के नेतृत्व में जीतते हैं, चाहे वो गणेश गुप्ता जिताएंगे, जो भी करेंगे, उसको तो ये देश स्वीकार कर चुका है उस लूट को। वो लूट तो लेजिटिमाइज होके आपने उसको मान लिया था कि ये तो अब अपरिहार्य है, लूट तो होगी। ये तो मोदी जी ने कल विशेष कृपा की आपके ऊपर, एक आपका एक शुभ चिंतक बनकर के एक कृपा की। उस कृपा का मतलब समझिए क्या है? ग्रोथ आपकी खत्म होगी, मैन्युफैक्चरिंग आपका जीरो पे आ रहा है, जिस तरीके से डिमांड कम होती जा रही है, FDI एवर लो के ऊपर है, सारे के सारे इन्वेस्टर भाग रहे देश से, और प्लस ट्रंप ने 50% टैरिफ ठोक दिया, अब ये H1B आ गया। इस सारे के अंदर अपनी डिमांड को, केवल ये काम मेरे और आपके लिए नहीं किया है, माफ कीजिएगा, ये भी उन्हीं क्रोनीज के लिए किया है कि उनकी दुकान, अगर आप समझिए मार्केट में अगर डिमांड ही नहीं रहेगी तो आप मैन्युफैक्चर क्या करोगे? सवाल तो ये भी है ना। सारा ऑटो सेक्टर से लेके सारे सेक्टर्स बैठे पड़े। नोटबंदी का एक अपना इंपैक्ट था, ओवरऑल जो पॉलिसीज है, हाई GST रेट्स है, उनका एक अपना वो था। उस सारे का जब कल्मिनेशन हुआ तो ये परिणाम हुआ कि मैन्युफैक्चरिंग लो पे चली गई, डिमांड बची नहीं। उस डिमांड को दोबारा से कायम रखने के लिए, खासतौर पे ट्रम्प टैरिफ के बाद, कि उसके इंपैक्ट को थोड़ा सा न्यूट्रलाइज करने के लिए ये सारा काम किया गया। ये मेरे और आपके भले के लिए नहीं किया गया, ये भी उन्हीं क्रोनीज के लिए किया गया। आप देखिए, फ्राइडे को ट्रंप ने H1B वीजा वाला खेल किया था। आज देश का सारा जो शेयर मार्केट है वो बुरे तरीके से, IT सेक्टर कंप्लीटली ध्वस्त है। और जो अपने अडानी की कंपनियों के शेयर देखे आज आपने, जो टॉप जो शेयर है जो गेनर्स, उसमें से लार्ज कैप और मिडिल कैप दोनों में 3-3 शेयर अडानी के हैं, और एक शेयर तो अडानी का 20% बढ़ा है, अडानी पावर का। क्यों? क्योंकि मुफ्त की जगह मिल गई, कहां पर? भागलपुर के अंदर, 1 रुपया एकड़ के हिसाब से। तो बेसिकली ये सारी चीजें क्या हो रही है कि अडानी को लुटा करके, और आपको दिखाना है कि आपको भी तो दिया है। तो ये जो बेसिकली क्या है कि जो कुछ वहां लुटाया जा रहा है उसका 1% आपको दे करके, ताकि आप जैन जी वाली चीजें ना छेड़खानी कर दें, नेपाल का उदाहरण ना देने लग जाए, क्योंकि आप लोगों का तो भरोसा नहीं ना आप क्या कर दें। उधर तो वो टीवी पे तो भोंपू बैठे हुए,
सारे अखबार भोंपू हो चुके हैं। आप जैसे जो थोड़े से असामाजिक लोग हैं, पता नहीं क्या पूछने लग जाए, मोदी जी को दिक्कत हो जाए, तो वैसी सूरत में उसको बचाए रखने के लिए कि एक फील गुड फैक्टर, और जैसे ही मैं और आप ये सच्चाई बताने लगे तो लोग मुझे और आपको देशद्रोही बताएंगे। सवाल ये है खेल पूरे का पूरा। तो देखिए, मोदी जी ने खुद आकर के घोषणा की 15 अगस्त से, और आज कितनी तारीख होगी, तब से इस बात का जिक्र कहाँ कहाँ कर चुके हैं। तो कल उनको ये स्पेशल इवेंट क्यों डेवलप करना पड़ा, ये भी समझना पड़ेगा आपको। इसका एकमात्र कारण ये है कि आज की तारीख में सरकार बहुत बुरे तरीके से डरी हुई है और घबराई हुई है। उसको ये लगता है कि जनता से बैकलैश ना आ जाए, खासतौर पर जो ट्रंप का जो कुछ हुआ यहाँ पे 50% टेरिफ और अब ये जो H1B वीजा वाला मामला है, ये कोई छोटा मामला है क्या? ये देखो, कल बेसिकली अगर प्रधानमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो करते हैं, अगर कल प्रधानमंत्री जी को किसी मुद्दे पे देश के नाम संदेश देना था, मेरी नजर में तो पहला मुद्दा था जो अमेरिका जो हमारे साथ कर रहा है, उन सारे सवालों का चाहे मोनोलॉग के जरिए, एक तरफा संवाद के जरिए जवाब दे देते, लेकिन देश उन सवालों का जवाब मांग रहा था। क्या सवाल था? सवाल ये कि भारत का नाम जो नशे का उत्पाद करने वाले जो देश है, नशे का व्यापार करने वाले जो देश है, उनमें कैसे आए? सबसे पहले भारत पर ट्रंप की यारी के बावजूद 50% टैरिफ कैसे लगे? चाइना पे तो 30%, भारत पे 50 कैसे लगे? पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ सामरिक कैसे वो कर? H1B वीजा को लेकर के जो मैक्सिमम पीड़ित कौन होगा? भारत। उसके अंदर आप देखिए भारत के साथ क्या हुआ। मोदी जी ने एक शब्द बोला, अभी तक सरकार में 72 घंटे होने को है। मोदी अगर एक ट्वीट माई फ्रेंड मोदी ट्रंप लिख दें अगर, तो मोदी 1 सेकंड के अंदर ANI के ट्वीट को रिट्वीट करते, देखा होगा। और देश के 3,20,000 बच्चे हैं जो अमेरिका के अंदर इस समय काम कर रहे थे H1B वीजा, उस पर मोदी जी ने एक शब्द बोला क्या? कोई ट्वीट ही कर देते, कल की उसमें कोई जिक्र ही कर देते। कल जो मोदी स्वदेशी का प्रचार कर रहे थे, उनका चश्मा देखा था आपने? उनकी घड़ी देखी थी आपने? ये जो आपने सदरी पहन रखी है देखी थी आपने? जो कुछ उनके ऊपर उपस्थित था, जो उनके शरीर पे, उसमें क्या स्वदेशी था? केवल डिजाइन स्वदेशी था, बाकी सब कुछ विदेशी। और मोदी जी वहां खड़े होकर के स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं। चाइना के साथ अगर $100 बिलियन का व्यापार घाटा है, तो मैंने राम प्रकाश राय ने बढ़ा दिया क्या? किसने बढ़ाया? आपने स्वदेशी का पहले तबाही की नोटबंदी के जरिए, अब आप स्वदेशी का झंडा उठा करके चलते हैं। तो ये बेसिकली ये देखना पड़ेगा कि जिस सिस्टम के अंदर ना तो मोदी को फाइनेंस का एफ पता, ना निर्मला सीतारमण को पता, ना उनको अर्थव्यवस्था कुछ पता, ना कोई लेना ना देना, जो आया बेसिकली जो पूंजीपति लिख के दे दे, जो उनके क्रोनीज लिख के दे दे, वही नीति है। ये आप लगातार 11.5 साल से देख रहे हैं, उसके परिणाम भुगत रहा है देश। एक चीज और बताया सर, स्वदेशी का भी आपने भी जिक्र कर दिया। स्वदेशी का मैंने शुरू में भी जिक्र किया था। मोदी जी ने कह तो दिया, अपील कर देते हैं, वो बार बार कई बार अभी तक अपील सुनी जा चुकी, लेकिन आज तक कभी भी मोदी जी हो या बाकी मंत्रिमंडल में बैठे हुए लोग हों, कभी ये नहीं बताते कि वो स्वदेशी चीजें कौन सी हैं, कहां से आएंगी, कहां मैन्युफैक्चर होती हैं। अगर हमें दवाइयों की जरूरत हो तो जो असाध्य रोग हैं उनमें से कितनी दवाइयां आपके यहाँ रिसर्च हुई हैं, कितनी दवाइयां आपके यहाँ बनी हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक सामानों की बात कर लें तो हम ये पूछें कि भाई हम कितने सामान अपने देश में बनाते हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। दैनिक उपभोग की चीजों की अगर हम बात कर लें, मेडिकल सर्जरी की हम बात कर लें, तो इन सारी चीजों में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो भारत में बन रही हैं, भारत बना रहा है, भारत पूरे देश को उपलब्ध कराने में कितना सक्षम है, इस पर तो बात होती नहीं है। कब बात करेंगे आखिर मोदी इस पर? कब बताएंगे देश के लोगों को? कब देश के लोगों का सही मार्गदर्शन करेंगे कि देश के लोग उनको फॉलो कर पाए? क्योंकि आखिर ये समस्या तो अंधभक्तों के सामने भी होती होगी ना, कि वो भी माने तो माने कैसे, कहां से जाकर के लाएं? भाई घर में झालर लगानी है, दिवाली आ रही है, वो झालर लाएंगे कहां से? देश की कौन सी कंपनी बना रही है? क्या रिलायंस या आपके गौतम भाई, आपने भाई अडानी जी का नाम लेने से मना किया, तो आपके गौतम भाई वो बना रहे हैं क्या? उन्हीं के खरीदना है या किसी और का खरीदने से भी स्वदेशी माना जाएगा? कब बताएंगे मोदी जी ये सब? राम प्रकाश जी, आप ना बहुत बार जाति पे उतर आते हैं। आप मोदी जी से ये उम्मीद कर रहे हैं कि मार्गदर्शन करेंगे। मार्गदर्शन कौन करता है? जिसको कुछ पता हो। मोदी सर जी को कुछ मोदी जी पता है? हमारे बच्चों को सर मोदी जी हमारे बच्चों को परीक्षा देना सिखाते हैं। परीक्षा का डर आपके ऊपर हावी ना हो इसके लिए वो काउंसलिंग करते हैं। अब इससे बड़ा इस भी और कोई काम हो सकता है क्या? वो बच्चे जिनका भविष्य निर्माण होने का शुरू हो रहा होता है, वो मोदी जी का मार्गदर्शन पा लेते हैं, तो देश के लोग क्यों नहीं पा सकते हैं? नहीं, राम प्रकाश जी, आप मूल सवाल पे ये जो आपने शब्द कहा कि मार्गदर्शन कब करेंगे,
मार्गदर्शन कौन करता है? जिसको मार्ग का पता हो और दर्शन उसने कभी खुद किए। मोदी जी ने तो पूरा जो उनका लाइफ ग्राफ है उसको आप देख तो लीजिए ना, कि 2014 तक उनकी क्वालिफिकेशंस कुछ और थी, उनका व्यक्तिगत जीवन कुछ और था, और 2014 के बाद वो पोस्ट ग्रेजुएट भी कर गए, उनकी डिग्री और सारी चीजें। ठीक है, वो नए बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं, भगवान करे उनके मार्गदर्शन पे कोई बच्चा काम ना करे, वरना उसकी भी वही हालत होगी जो वहां मोदी मोदी करते थे ना, उडी मोदी में, और वो भी एयरपोर्ट्स पे रो रहे हैं बेचारे कि कोई घर से वापस भाग रहा है कि ये ना हो जाए। ये आपको ये देखना पड़ेगा कि ये सारी इवेंट क्रिएशन करी क्यों जा रही है। ये करी इसलिए की जा रही है कि जो दिशाहीन सरकार, जो भ्रम का शिकार सरकार है, वो जो अपने क्रोनीज को जो चारों दोनों हाथों से लुटा रही है, उस पर देश के लोगों का ध्यान ना चला जाए, और जो लूट का जो हिस्सा है उसका एक छोटा सा, जिसका एक कहते हैं ना 0.1% उसको दिखा करके और बाकी सारा कार्यक्रम चलता है। 55 लाख करोड़ रुपया लूट के मैं आपसे, 55 लाख करोड़ लूट के, और मैं पूरा प्रकाश जी 48,000 पे ले जाइए, कैसा लगेगा आपको? तब तो आप सवाल पूछेंगे ना। ये देश की जनता अब भी सवाल नहीं पूछ रही है, और जो पूछ रहे हैं वो देश रहे। देखिए परिस्थितियों का अंतर देखिए राम प्रकाश जी। भारत का प्रधानमंत्री H1B वीजा को लेकर के पूरी सरकार, विदेश मंत्रालय, कोई भी व्यक्ति एक शब्द बोला है क्या अब तक? 3 दिन हो गया। चाइना ने ये क्या कहते हैं, आपदा का अवसर, चाइना ने क्या किया पता है आपको? जैसे ही ट्रंप ने H1B वीजा वाली बदतमीजी की, चाइना ने इमीडिएटली के वीजा जारी कर दिया, पता है आपको? पूरी की पूरी स्कीम नहीं ले आए के वीजा। उसके अंदर क्या, वो बेसिकली कुछ नहीं, वो ट्रंप को जवाब दे रहा है कि दुनिया का जितना बेहतरीन टैलेंट है वो सारा चाइना के अंदर आ जाए। वो टैलेंट को अट्रैक्ट कर रहे हैं। आपको जो के वीजा है वो अमेरिका के H1B के बराबर नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बेहतर है। और इसमें देखिएगा आप, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, जितने के भी स्टूडेंट है, रिसर्च है, उनके लिए के वीजा प्लान किया गया है। तमाम दूसरे सब्जेक्ट्स जो प्रोग्रेसिव इनोवेशन के हैं उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। इसमें H1B से भी बेहतरीन सहूलियत और टैलेंट को अमेरिका नहीं, पूरे यूरोपियन और दुनिया के हर लेवल से पढ़ाई और सैलरी का कंप्लीट वायदा किया गया, उससे बेहतरीन कंडीशंस। और आपको पता है चीन ने पिछले कुछ समय में उनकी वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग देखिए कितने जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ रही है। रिसर्च के मामले में वो कितना ज्यादा खर्च कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो रिसर्च को खत्म ही कर दिया है। तो आप ये देखिए कि उनको जैसे ही अवसर लगा कि ये ट्रंप जैसा शातिर व्यक्ति जो कर तो बर्बाद दूसरों को रहा है, लेकिन सबसे पहले अमेरिका बर्बाद हो रहा है, उन्होंने उसका भी फायदा उठाया, क्योंकि चाइना में कोई भी बच्चा जाने से डरता है, वहां की डेमोक्रेसी नहीं है, वहां की तमाम चीजें हैं। वो इतना आसानी से इसके पॉलिसी को ले आए कि आप सोचते रह जाएंगे। और अब हालत ये होगी कि जो बेचारे वहां से धकेले जाएंगे, क्योंकि इंडिया में तो कुछ है नहीं, इंडिया में तो जो यहाँ वाले हैं वही भूखे मरे, तो वो जाके चाइना शुरू कर देंगे, और वो माहौल वगैरह देना उनको आता है अच्छे से। उनका विजन क्लियर है कि उनको देश को किस दिशा में लेके जाना है। और मोदी जी के एक बारे मत भूलिए, आप भूल जाते हैं बार बार, देश के पहले प्रधानमंत्री हैं दुनिया के जिसने ना केवल अपने देश के बच्चों को बेरोजगार रखा, बल्कि जो लोग रोजगार में थे दूसरे देशों में और खासतौर पर अमेरिका में, उनको भी बेरोजगार करने का अगर किसी को श्रेय जाता है उसका नाम नरेंद्र मोदी है। ये ध्यान रखिएगा आप। जो ट्रंप हर बात में मैग्निफिसेंट मोदी, माय फ्रेंड मोदी, पता नहीं क्या क्या एडजेक्टिव यूज करता है, और वो भारत के साथ क्या कर रहा है, कभी इसको सोचिएगा। ये देश के लोगों को ये सोचना पड़ेगा देश से कि क्या देश से बड़ी है किसी की दोस्ती, और वो कौन सी दोस्ती है। आपको मेरी भाषा का कुछ समझ में नहीं आता, मुझे आपकी भाषा ना समझ में आती, ना बोलना आता, क्या दोस्ती है भाई? बता दीजिए मुझे क्या दोस्ती है? केवल इसलिए कि आपकी गौतम भाई को वहां बचाना है, इसलिए कि आपकी सरकार के तमाम लोग वहां पर फंसे हुए तमाम कारणों से उनको बचाना है। ये जो चीज है ना कि व्यक्तिगत हित, अपनी कोटरी का हित देश से बड़ा हो जाए, और आपके पास उसका काउंटर नैरेटिव ना हो। उन्होंने H1B वीजा शुरू किया, चाइना ने खटाक से 24 घंटे के अंदर के वीजा ले आया। आप चाइना को गालियां देते रहे, कोई खास बात नहीं, लेकिन विजनरी सरकार तो है ना, अपने देश का तो सोचती है, टैलेंट को तो रिटेन आकर्षित करना जानती है। आपको तो एक ही काम आता है, टैलेंट को भगाना, टैलेंट को जलील करना। पूरी मोदी सरकार के तो अंदर हमारे देश ऐसा में भी कर रहे हैं सर। मनोज तिवारी टाइप सांसद भी ये बात कह रहे हैं कि बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक हो गया है, ट्रंप ने खुद ही कुल्हाड़ी मार ली और भारत के लिए बहुत बड़ा मौका जनरेट कर दिया है। जो इतना टैलेंट हमारा चला जाता था विदेश में, अब वो नहीं जाएगा, अब उनको वो भारत में काम करेगा। क्या करेगा? पकौड़े बेचेगा? पकौड़े बेचना भी एक व्यापार, नोएडा में आपके ऑफिस के आगे पकौड़े बेचेगा, वो व्यापार है। पानी पूरी बेचेगा? क्या है इनोवेशन के लिए आपके पास? नफाजी के लिए। अब ये याद रखिएगा, पहले 100 बेरोजगार थे, अब 112 हो जाएंगे, कुल मिलाकर के गाड़ी थी।
या रोजगार है कहाँ? प्राइवेट सेक्टर में कहाँ है? जो आईटी सेल कंपनियां हमारी जितने भी आएंगे 3.25 लाख, क्या मोदी की जो आईटी सेल है उसी के पास सबसे बढ़िया नौकरियां हैं? पता है आपको कि 1.5 रुपए पेट्रोल का लेते रहो और अपना करते रहो पर ट्रिप, उससे काम चल जाए। मोदी के पास पैसे बहुत है, बीजेपी के पास पैसे बहुत है, दुनिया की सबसे रईस पार्टी है, सारी बात है। लेकिन उससे इन बच्चों का अगर भला हो रहा होता तो 11.5 साल से ये वहां क्यों जा रहे थे? इसका जवाब दे दे मोदी जी। अब तो टैलेंट को रिटेन कर लेंगे, वो करेंगे क्या? वो भूखे ही तो मरेंगे। और जो इतना कर्जा लेकर के पढ़ाई की है, जो अमेरिका में आप एक पक्ष देख रहे हैं H1B वीजा, जो हमारे लाखों बच्चे अमेरिका के अंदर लोन लेकर के पढ़ रहे हैं, आपने कभी उनका सोचा है? उनका क्या बनेगा? सारे के सारी वीजा कंडीशन ऐसी कर दी कि आप पढ़िए और वापस चलिए। तो वहां पर करोड़ों रुपए का एक साल की पढ़ाई का खर्च 90 लाख से 1 करोड़ 20, 1 20 करीब 1 करोड़ 20 लाख। यहाँ करके कौन सी नौकरी मिल जाएगा आपको? वो लोन कौन उतारेगा? कभी सोचा है मोदी जी? मोदी जी के जितने तबला वादक है कैबिनेट के अंदर, और जो ये मीडिया में बैठे हुए लश्कर मीडिया आपका, किसी ने कोई सवाल पूछा है क्या? H1B वीजा इज वन पार्ट। जो हमारे लाखों स्टूडेंट अमेरिका के अंदर है उनका क्या? और पूरी दुनिया के अंदर भारत की गद देख लीजिए। कनाडा भगा रहा है, वीजा का डिनाइल देख लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का वीजा डिनाइल देख लीजिए। न्यूजीलैंड का देख लीजिए। यूके का देख लीजिए। मोदी तो 11.5 साल से अपने डंका बता रहे थे। कौन सा देश भारत के टैलेंट को आज की तारीख में इनवाइट करके वेलकम कर रहा है? नाम तो बता दीजिए मुझे। स्टूडेंट वीजा डिनाई हो रहे हैं राम प्रकाश जी, पूरे का पूरा डेटा है, कितने परसेंट वहां डिनाई कर दिया, वहां डिनाई कर दिया, वहां कर दिया। ये है डंका आपका। मोदी जी अपने फुर फुर करते पूरी दुनिया में घूम रहे हैं, मौज कर रहे हैं। और देश के लोग जो कल ये सुन के ना, ये सारा जो कल स्पेशल भाषण दिया है, इससे कुछ एक ही पक्ष लहलोटा छूटा, बाकी सब की तो जो हालत है ना आज, आप केवल कल्पना कर सकते हैं 2014 के अंदर भारत की क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है। केवल एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। 2015 से 24 के बीच में भारत के अंदर जो क्यूमुलेटिव, जिसको संचयी मुद्रास्फीति कहते हैं, वो 67% बढ़ी है। यानी कि 2014 में जो 100 रुपए थे वो आज 167 रुपए, उसकी कीमत होगी 100 रुपए की 167 रुपए। और वेतन बिल में वृद्धि केवल 14.3% हुई। 53% का मार्जिन कहां से पूरा करेंगे आप? ये देश का हाल इस दौरान में किया गया कि केवल और केवल ठेके पे लूट। और बहुत सारे लोग तो अब ये भी कहने लगे हैं कि जो ये फॉरेन में हमारे बच्चे काम कर रहे थे, इनको जो आपके प्रिय गौतम भाई हैं उनको सस्ती लेबर मिल जाए, ये उस मैकेनिज्म का भी एक हिस्सा है। जैसे आपने देखा था ना किस तरीके से आपने चर्चा की थी हमने, कि जो ये अग्निवीर, अग्निवीर क्यों स्कीम लाई गई थी कि 4 साल सेना के पैसे से ट्रेनिंग करो, देश के पैसे से मेरे आपसे ट्रेनिंग करो, और उसके बाद अडानी की फर्मों के अंदर सस्ती लेबर पाओ, जो अपने एयरपोर्ट्स की सुरक्षा और वो सारे ट्रेंड तो वो लोग हैं। तो सीआईएसएफ को अरबों रुपए क्यों देने हैं हर साल? वहां से उनको करो, अपने 12-12 हजार के आपको गार्ड मिलेंगे। तो वो एक लार्जर कॉन्स्पिरेसी का, लार्जर डिजाइन का हिस्सा है जो देश के लोगों को अब समझ में आ रहा है। जितने भी महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिसपे देश राष्ट्र के नाम संबोधन की उम्मीद कर रहा था, उनको तो उन्होंने छुआ ही नहीं। केवल 4 थीम रखे: जीएसटी, 55 लाख की लूट, 48,000 की छूट, उसके बाद इनकम टैक्स का जिक्र किया, फिर स्वदेशी का, और फिर आत्मनिर्भर का। इन 4 में से चारों में मोदी अपना रोल बता सकते हैं। इन चारों का सत्यानाश किसने किया जो आज इनकी जरूरत पड़ रही है? खुद ही कह रहे हैं कि भारत का आत्मनिर्भरता के मामले में भारत ऊपर था, एमएसएमई में भारत ऊपर था, स्वदेशी में भारत ऊपर था। तो फिर इस हालत के लिए कौन जिम्मेदार है? केवल और केवल नोटबंदी, केवल और केवल आपकी जीएसटी, केवल और केवल आपका क्रॉयनिज्म, जो आपने अपने यारों के लिए सब कुछ बर्बाद कर दिया और पूंजी को चंद हाथों में सीमित कर दिया। ये है असलियत इस देश की, इसको समझना। पहली बार देश के सामने माना जाए तो मोदी जी ने अपनी कमियां भी स्वीकार कर ली कि ये सारे, इन सारी चीजों की बर्बादी की वजह मोदी जी खुद ही रहे। और अब उस पे, हालांकि वो उद्देश्य कुछ और है, लेकिन फिर भी उसको महाबचत बताया जा रहा है, छूट की बात कही जा रही है, इत्यादि इत्यादि। इस बात पे खैर जो गब्बर सिंह टैक्स विपक्ष कह रहा है, उसने तमाम सबूत सामने रख रहा है वो, कि कैसे कैसे कहां कहां क्या क्या झोलझाल किया गया, कैसे खेल किया गया। उधर मोदी जी के बहाने ही लोग एक बार फिर से राजेश खन्ना साहब को याद करने लग गए हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल है, हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, कॉपीराइट का इशू है, आप जानते हैं। तो खैर ये सारी चीजें हैं। अब इन सब के बीच में मोदी जी के ऊपर जो सवाल हैं वो एज इट इज बने हुए हैं। लोगों का जो लाभ है वो अभी देखने वाली बात है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो प्रतिक्रियाएं हैं उनको पढ़ने से तो फिलहाल यही दिख रहा है कि अभी तक तो जो स्लैब में बदलाव की बात कही गई थी वो भी सही से लागू नहीं हुआ है। लेकिन हो सकता है 24 घंटे 48 घंटे
कुछ बाद लागू हो जाए, उसका कितना फायदा देश के लोग उठा पाएंगे, ये जरूर देखने वाली बात होगी, फिर इस पर और बात हो पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच सर।